नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिंदी के ऑनलाइन कक्षा के लिए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का पेपर होता है हिंदी का, उसमें नेट में पूछा जाता है। अन्य जो KVS के होते हैं उनमें भी पूछा जाता है और बोर्ड कक्षाओं में भी होता है। तो चर्चा करते हैं सर्वप्रथम परिभाषा। परिभाषा के रूप में कहें तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात अर्थ निकालने का कार्य, अर्थ निकालने का कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा होता है, किसी न किसी शक्ति के द्वारा होता है। उस शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसके भेदों की चर्चा करें तो मूलतः शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा का शाब्दिक अर्थ होता है वाच्यार्थ, या अभिधार्थ। लक्षणा का शाब्दिक अर्थ होता है लक्ष्यार्थ और व्यंजना का शाब्दिक अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। अब इनके विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। तो ये तो आपको पता ही हो गया कि परिभाषा में पुनः पढ़ लेते हैं कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात अर्थ निकालने का कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा होता है और उस शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अभिधा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाच्यार्थ या विदार्थ। दूसरी होती है लक्षणा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है लक्ष्यार्थ। तीसरी है व्यंजना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। इसका एक एक का अध्ययन करते हैं। अभिधा शब्द शक्ति। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इसका शाब्दिक अर्थ वाचक या वाच्यार्थ होता है। तथा अभिधार्थ भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में कहें तो जो कार्य
इसका मूल अर्थ या व्यवहारिक अर्थ प्रकट करता है। मूल अर्थ या व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति। मूल अर्थ या व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। अर्थात इसमें पाठक अर्थात पढ़ने वाला और श्रोता सुनने वाला को सीधा अर्थ प्राप्त होता है। जैसे कि हमने ऊपर जाना था कि मूल अर्थ और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, तो इसमें पाठक और श्रोता को सीधा अर्थ की प्राप्ति होती है। और कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके उदाहरण पढ़ें। तो जैसे मोहन खेलने जाता है, तो इसका सीधा अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए अभिधार्थ है। मैदान में गाय चर रही है। गधा भाग कर गया था। इसमें सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है सभी में। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। मैं राजस्थानी ये कह सकते हैं कि राजस्थान का निवासी हूं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां मूल अर्थ की प्राप्ति होती है अपनी तरफ से कोई अर्थ नहीं जोड़ना पड़ता है, व्यवहारिक अर्थ प्राप्त होता है तथा पाठक या श्रोता को सीधा का सीधा अर्थ मिल जाता है। तनिक भी कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही कोई अन्य अर्थ निकलता है इसका। अन्य अर्थ भी क्या होता है? बाधक होता है, अवरोध होता है। तो उदाहरण में मोहन खेलने जाता है, सीधा अर्थ प्राप्त हो रहा है। मैदान में गाय चर रही है, सीधा अर्थ प्राप्त होता है। गधा भाग कर गया था, सीधा अर्थ प्राप्त हो रहा है। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, मैं राजस्थान का निवासी हूँ। तो इन सभी में पाठक या श्रोता को मूल अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। अगली हम पढ़ते हैं लक्षण। इससे पहले मैं स्वच्छ कर देता हूं इसको। लक्षण शब्द शक्ति में जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ होता है। अर्थात अर्थ की जो प्राप्ति होती है इसमें किसके आधार पर होती है? लक्षणों के आधार पर। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा के रूप में कहें तो जहां मुख्यार्थ को बाधित करके, तो मुख्यार्थ किसमें प्राप्त होता है? अभिधा शब्द शक्ति में। तो मुख्यार्थ को बाधित करके या कह सकते हैं स्वीकार न करके
लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ स्वीकार किया जाता है। उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अभिधा में हमने पढ़ा था कि यहाँ मुख्य अर्थ होता है अर्थात मूल अर्थ, लेकिन यहाँ मूल अर्थ को बाधित कर दिया जाता है, अवरोध उत्पन्न होता है, अर्थात उसको मुख्य अर्थ को स्वीकार न करके और लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ स्वीकार किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। नोट ये भी डाल सकते हैं इसमें कि इसमें पाठक या श्रोता को तनिक कल्पना की आवश्यकता होती है। अभिधा में तो क्या है कि पूर्ण अर्थ दिया हुआ होता है, उसमें कल्पना की तनिक भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ जो है वो अधिकांश अर्थ दिया हुआ होता है पाठक श्रोता को, और थोड़ा कल्पित करना पड़ता है। इसलिए ये लक्षण शब्द शक्ति होती है, क्योंकि वो लक्ष्यार्थ होता है जो अर्थ कल्पित करते हैं। जैसे इसके उदाहरण पढ़ते हैं कि पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। अब देखो, तो यहां तक तो सीधा अर्थ मिल रहा है, लेकिन यहां जो अर्थ है चौकन्ना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चार कान वाला, लेकिन यहां भी शाब्दिक अर्थ नहीं आ रहा। इसका जो विशेष अर्थ निकल रहा है, अन्य अर्थ निकल रहा है, वो है सावधान, सतर्क होना। तो यहाँ लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है, जैसे पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया, अर्थात सावधान या सतर्क हो गया। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, तो लाल पगड़ी किसके लिए प्रयुक्त होती है? पुलिस के लिए प्रयुक्त होती है। तो लाल पगड़ी जो इंगित कर रही है अन्य अर्थ, वो कर रही है किस? पुलिस को। और बात करते हैं, देखो लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। तो लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सचमुच ही शेर हैं, जानवर हैं, वो तो मनुष्य है। तो शेर जो है वो अन्य अर्थ दे रहा है किसका? लक्ष्यार्थ का। ठीक है, अर्थात योद्धा हैं, बहादुर हैं, वीर हैं। और भी उदाहरण दे देते हैं, इससे पहले थोड़ा ऊपर से स्वच्छ कर देता हूं। जैसे मेरा घर गंगा नदी पर है, तो ऐसा तो है नहीं कि गंगा नदी के ऊपर है, अर्थात यहाँ जो है वो अन्य अर्थ प्रकट हो रहे हैं, तो अन्य अर्थ लिख देते हैं। तो गंगा नदी के तट पर है,
जैसे कमल का मन पत्थर है, तो यहाँ पत्थर का थोड़ी है सचमुच, अर्थात उसको इंगित कर रहा है, लक्ष्यार्थ कर रहा है। तो पत्थर का जो अन्य अर्थ निकलेगा वो है कठोर। जैसे सुरेश तो गधा है तो वो मनुष्य, लेकिन लक्षण उसके गधे के हैं, अर्थात क्या है, मूर्ख। राधा तो गाय है, तो वो भी एक युवती है, महिला है, लेकिन लक्षण उसके गाय के हैं, अर्थात सीधी सादी भोली। और भी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जितने देखो उतने ही कम है। आपको ये समझना है कि किस प्रकार से यहाँ लक्षण शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। जैसे इन सभी में लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग होता है। लक्षणा शब्द शक्ति में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग होता है, अर्थात जहां भी आप लोकोक्ति या मुहावरा आपसे पूछा जाता है और उसमें शब्द शक्ति पूछी जाती है, तो आप 1 सेकंड में लक्षणा शब्द शक्ति कर सकते हैं। जैसे चारू तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है या आंख का तारा है। ठीक है, तो इसका जो अन्य अर्थ प्राप्त हो रहा है, अर्थात अत्यंत प्रिय, अत्यधिक चाहने वाला, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहाँ भी दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इन सब में अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे बात करें तो जैसे मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की भारत से 2 विकेट से पराजय हो गई, तो यहाँ क्रिकेट की बात नहीं की जा रही है, लेकिन ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पराजित हो गया भारत से 2 विकेट से। इसका मतलब क्रिकेट की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान की टीम और भारत की टीम बताई जा रही है। जैसे पूरा घर मेला देखने गया है, तो पूरा घर मेला देखने गया है, इससे तात्पर्य है कि पूरा घर अर्थात घर के सदस्य वो मेला देखने के लिए गए हैं। जैसे राजस्थान वीर है, तो यह राजस्थान नहीं है, राजस्थान के लोग। ठीक है, इस प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें फिर से आपको मैं दोहराव कर देता हूं कि इसमें मुख्य अर्थ को बाधित किया जाता है और लक्ष्यार्थ स्वीकार किया जाता है। ठीक है, अर्थ जो इसमें प्राप्त होता है वो किसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर। और इसमें पाठक या श्रोता को थोड़ा अर्थ कल्पित करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए, देखिए पूर्ण अर्थ अगर प्रकट हो रहा है तो अभिधा होगी, और थोड़ा सा भी अर्थ अपनी तरफ से जोड़ने की आवश्यकता हो रही है तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि दोनों में अंतर समझ गए होंगे आप।
अब हम बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति की। तो व्यंजना शब्द शक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। इसकी परिभाषा के रूप में हम जान लेते हैं, तो जहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को बाधित करके, तो मुख्यार्थ से तो अभिधा शब्द शक्ति होगी और लक्ष्यार्थ से लक्षणा शब्द शक्ति होगी। मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ दोनों को बाधित करके अर्थात स्वीकार न करके, दोनों को स्वीकार न करके कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ना तो मुख्यार्थ होगा, क्योंकि मुख्यार्थ की दशा में तो शब्द शक्ति होगी अभिधा, और ना ही लक्ष्यार्थ होगा। लक्ष्यार्थ की दशा में शब्द शक्ति होगी लक्षणा। तो इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पाठक या श्रोता को कल्पना की पूर्ण आवश्यकता होती है। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभिधा में कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, लक्षणा में कल्पना की तनिक आवश्यकता होती है, जबकि व्यंजना में कल्पना की पूर्ण आवश्यकता होती है। अभिधा में पूर्ण अर्थ दिया हुआ होता है, लक्षणा शब्द शक्ति में अधिकांश अर्थ दिया होता है, और व्यंजना में पाठक या श्रोता को अल्प अर्थ दिया होता है, अल्प अर्थ दिया होता है, और अधिकांश अर्थ कल्पित करना पड़ता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि जहां मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ दोनों को बाधित करके स्वीकार न करके कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि मुख्यार्थ से अभिधा शब्द शक्ति बनेगी और लक्ष्यार्थ से लक्षणा शब्द शक्ति बनेगी। तो इन दोनों को ही छोड़ के कोई अन्य अर्थ स्वीकार किया जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें पाठक या श्रोता को कल्पना की पूर्ण आवश्यकता होती है, जबकि लक्षणा में कल्पना की तनिक आवश्यकता होती है, और अभिधा में तो कल्पना की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो व्यंजना शब्द शक्ति में अधिकांश अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, कल्पित करना पड़ता है, और थोड़ा सा अर्थ दिया हुआ होता है, जबकि लक्षणा में अधिकांश अर्थ दिया हुआ होता है और थोड़ा सा अर्थ कल्पित करना पड़ता है। और अभिधा में तो आपको पता ही है कि पूर्ण अर्थ दिया हुआ होता है, पाठक को तनिक भी कल्पित नहीं करना पड़ता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। तो ये मैंने इसके 3 तरीके बनाए हैं सॉरी, कि एक तो एक से अधिक, इसमें मिटाकर मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ, स्वच्छ कर देता हूँ इसको। समय थोड़ा अधिक हो गया, लेकिन आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। एक तो अर्थ अधिक होने की दृष्टि में,
ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं अर्थ स्पष्ट न होने की दृष्टि में, न होने के संदर्भ में कह सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं व्यंग होने के संदर्भ में। तो तीनों ये स्थिति जहां भी होंगी वहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी। एक एक को पढ़ते हैं। तो जहां अर्थ अधिक होता है किसमें? श्लेष में। अर्थ अधिक किसमें होता है? श्लेष में। तो श्लेष अलंकार में आपको पढ़ा भी चुका हूं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो जहां एक अर्थ के एक से अधिक एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं श्लेष अलंकार होता है। तो जैसे ये प्रचलित उदाहरण दूंगा आपको। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ आपको विदित है ही, मोती के संदर्भ में अलग अर्थ है, मानस के संदर्भ में अलग अर्थ है और चून के संदर्भ में अलग अर्थ है। इन तीनों का अलग अलग अर्थ है पानी का। मोती के संदर्भ में इसका अर्थ होगा चमक, मानस के संदर्भ में होगा इज्जत और चून के संदर्भ में होगा जल। ठीक, ऐसे और बहुत से हैं। मेरे बहुबादा हरोरादा नागरी सोई, जातन की जाई परी श्याम हरिद्युति हुई। तो श्याम और हरिद्युति दोनों के तीन तीन अर्थ हैं। या मथुरा कागर की कोठरी जे आवी थे क्यारे, तुम कारे सुतलक सुतकारे, कारे मधु बवारे। श्लेष अलंकार। तो ये आपको तो ये ध्यान रखना है कि जहां भी श्लेष अलंकार होता है शब्द शक्ति होती है व्यंजना। और अर्थ स्पष्ट न होने के संदर्भ में, तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। देखो कि संध्या हो गई है, पिताजी ने कहा कि संध्या हो गई है। तो संध्या हो गई है तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। संध्या हो गई है, तो संध्या हो गई है तो एक अर्थ है कि अगर बाहर घर हो हैं तो घर लौटने का समय हो गया है। ठीक है। दूसरा अर्थ निकल रहा है कि गायों को, गाय चरने के लिए खेत में पहाड़ में गई हैं, गायों को घर लाने का समय हो गया है। तीसरा है कि संध्या वंदन करने का समय हो गया है, पूजा पाठ। ठीक है। और भी लगा सकते हैं कि माता जी के भोजन पकाने का समय हो गया है, आपके अध्ययन करने का समय हो गया है। बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो जहां अर्थ स्पष्ट नहीं होता है उसे हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत। और भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे इसी के उदाहरण है। कुम्हार ने कहा बेटी वर्षा होने वाली है, बेटी वर्षा होने वाली है। तो वर्षा होने वाली है तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। पहला अर्थ हम निकाल सकते हैं कि अपने जो भी जरूरी सामान है, जैसे कपड़े हैं, जरूरी सामान कहें तो कपड़े और बर्तन। कुम्हार के तो व्यवसाय बर्तन ही है, तो कपड़े और बर्तन अंदर रख लो। ठीक है। दूसरा है कि बाहर मत जाना, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे 8 बज गए हैं, तो 8 बज गए हैं तो इसके भी कई अर्थ निकल रहे हैं कि पिताजी के कार्यालय जाने का समय हो गया है, माता जी के अल्पाहार बनाने का समय हो गया है, मेरी स्कूल की घंटी बजने का समय हो गया है। बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। और तीसरा संदर्भ
जांच करते हैं व्यंग होने की। जैसे तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, तो ये व्यंग है। तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। तो बृहस्पति आप जानते ही हैं कि बृहस्पति जो है वो गुरुओं का गुरु है, इसीलिए तो बृहस्पतिवार गुरुवार कहा जाता है। गुरुओं के गुरु हैं, अर्थात देवताओं को गुरु माने जाते हैं बृहस्पति। तो इसमें व्यंग में सदैव क्या होता है कि विपरीत अर्थ निकलता है। तो बृहस्पति का अवतार तो ये यहाँ व्यंग किया जा रहा है, तो इसका अर्थ निकल जाएगा मूर्ख। जैसे मैं जानता हूं कि तुम कितने भले हो, तो यहां भला नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, उदंडी। जैसे एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है एक निबंध है, फिर से सोचने की आवश्यकता। वो पूरा ही व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। उसमें एक पंक्ति मुझे काफी अच्छी लगी। तो उसमें जो अंग्रेजी भाषा को महत्व देते हैं उनके लिए कहा गया है, ये न्यायालय में अभी तक लगाया गया था कि पूरी की पूरी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। तो उसमें पंक्ति है कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती है उन्हें यह तक जानने का अधिकार नहीं है कि मुझे फांसी की सजा क्यों दी गई है। अगर वो ये जानने की इच्छा रखते हैं तो कुछ पैसे देकर अंग्रेजी बोलने वाले वकील से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पूरा पूरा व्यंग किया गया है। ठीक है, तो ये हम अध्ययन कर चुके हैं व्यंजना शब्द शक्ति का। ये तो तीनों दृष्टिकोण याद रखना कि जहां एक से अधिक अर्थ हो या श्लेष हो, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, और जहां व्यंग होता है, इन तीनों स्थितियों में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो आज का हमारा जो अध्ययन है उसको विराम देते हैं। धन्यवाद।